अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, मींस करंट रेशियो के बारे में, जो कि अकाउंटिंग और फाइनेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो हम देखते हैं करंट रेशियो क्या होता है। करंट रेशियो में हम बेसिकली देख रहे होते हैं कि हमारी कंपनी में कितनी एबिलिटी है कि वो करंट एसेट्स को यूज़ करते हुए लाइबिलिटीज़ को या करंट लाइबिलिटीज़ को पे कर सकें। तो अब हम यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। इट कंपेयर्स करंट एसेट्स टू करंट लाइबिलिटीज़ टू डिटरमाइन हाउ वेल अ कंपनी कैन मीट ऑल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ड्यू विद इन अ ईयर। विद इन अ ईयर इसीलिए क्योंकि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ शॉर्ट टर्म एसेट्स और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं जो 1 ईयर के लिए होती हैं सिर्फ। अब करंट एसेट्स में कौन कौन सा एसेट हो सकते हैं? कैश, बैंक, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इसी तरीके से करंट लाइबिलिटीज़ में अकाउंट पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, अक्रूवल एक्सपेंसेस या बिल्स पेबल। अब हम इसके इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस देखते हैं। अगर इसका आंसर लेस देन 1 आता है, इसका मतलब ये है कि हमारी कंपनी जो है वो शॉर्ट टर्म डेट को पे करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारी कंपनी की जो कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब इसी तरीके से अगर हम ये देखें, अगर हमारा आंसर 1 आ रहा है, एग्जैक्टली 1 आ रहा है, इसका तो मतलब ये हुआ कि हमारे जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं वो दोनों इक्वल हैं। तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो 1 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी एसेट्स हैं उसको हमने लाइबिलिटीज़ पे करने के लिए यूज़ कर लिया। अब हमारे पास और कोई करंट एसेट्स नहीं है, मतलब अब हम और किसी दूसरी चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते अपने एसेट्स को। इसी तरीके से अगर इसका आंसर 1.5 या 2 के बीच में आता है तो ये आइडियल कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है कि हम जो अपने एसेट्स हैं वो करंट लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए तो यूज़ कर लिए, सही है। और हमारी जो कंपनी की जो लिक्विडिटी कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अगर 2 से अबव आता है, 2 से अबव आने का मतलब ये है कि जो हमारे करंट एसेट्स हैं वो हम लाइबिलिटी तो हमारी पे हो गई है, उसको हमने यूज़ कर लिया। इसका मतलब हमारे पास और ज़्यादा एसेट्स हैं अभी, इसीलिए तो 2 आंसर आ रहा है। और टू मच लिक्विडिटी है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल भी बहुत ज़्यादा है, इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है और इनएफिशिएंट एसेट्स है जिनको हम यूज़ नहीं कर रहे। दैट्स इट। ओके, दिस इज़ द सेकेंड रेशियो विच इज़ कॉल्ड क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। अब हम इस रेशियो में क्या देखते हैं? इस रेशियो में हम देखेंगे कि हमारे क्विक एसेट्स में कितनी एबिलिटी है कि वो हमारे करंट लाइबिलिटीज़ को पे कर सके। अब क्विक एसेट्स क्या होता है? क्विक एसेट्स का मतलब कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ या अकाउंट रिसीवेबल्स। आप इन सबको ऐड करोगे तो हमारे पास क्विक एसेट्स आ जाते हैं। या हम किस तरीके से निकाल सकते हैं कि करंट एसेट्स को आप इन्वेंट्री से माइनस कर दो, जितने भी करंट एसेट्स हैं उसमें से आप इन्वेंट्री माइनस कर दो तो आपके पास क्विक रेशियो आ जाता है, क्विक एसेट्स आ जाते हैं। अब क्विक एसेट्स को आप डिवाइड कर दो करंट लाइबिलिटी से तो आपके पास क्विक रेशियो का आंसर आ जाएगा। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट मेजर्स अ कंपनीज एबिलिटी टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज यूजिंग इट्स मोस्ट लिक्विड एसेट्स दैट कैन बी क्विकली कन्वर्ट इनटू कैश। मतलब क्विक एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाए। अब इसकी हम इंटरप्रिटेशन देखेंगे। इंटरप्रिटेशन इसकी क्या है कि अगर इसका आंसर लेस देन 1 आता है तो इसका मतलब तो ये है कि सपोज़ करते हैं कि जो हमारे पास क्विक एसेट्स हैं वो 1 है, सही है, और लाइबिलिटी 2 है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.5 आएगा, लेस देन 1। अब यहाँ पे आप क्या देखते हो कि हमारे पास करंट लाइबिलिटी ज़्यादा है और क्विक रेशियो कम है। हमारे पास इसका मतलब क्विक एसेट्स कम है और क्विक एसेट्स में अब इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो इस पूरे लाइबिलिटी को पे कर सके। तो अब इससे आप क्या एनालाइज़ कर सकते हो? इससे हम ये एनालाइज़ कर सकते हैं कि हमारे एसेट्स में अब इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो हमारे शॉर्ट टर्म डेट को पे कर सके। तो इसे हम बोलेंगे वीक लिक्विडिटी पोजीशन। अगर एग्जैक्टली 1 आंसर आता है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे पास जितने भी क्विक एसेट्स थे वो करंट लाइबिलिटी को पे करने के लिए यूज़ हो गए। और अगर ग्रेटर देन 1 आता है, ग्रेटर देन 1 का मतलब ये है कि हमारे जो एसेट्स हैं, क्विक एसेट्स हैं, वो यूज़ तो हो गए लाइबिलिटी को पे करने के लिए, और इसका मतलब हमारे जो एसेट्स हैं वो और दूसरी चीज़ों के लिए भी यूज़ हो सकते हैं।
तो इसका क्या मतलब है, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी कैन पे डेट्स विदाउट सेलिंग इन्वेंट्री, मतलब कि आप इसको यूज़ करते हुए करंट लाइबिलिटीज़ को पे कर सकते हो आपको, और इन्वेंट्री यूज़ नहीं करनी पड़ेगी आपको लाइबिलिटीज़ पे करने के लिए। तो बेस्ट वन कौन सा होगा, ग्रेटर देन वन कंपनी के लिए। So this is the third ratio which is inventory turnover. Inventory turnover basically हमें ये बताता है कि हम यूजुअली विद इन 1 ईयर इन्वेंट्री को कितने टाइम्स सोल्ड कर रहे हैं और रिप्लेस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट मेजर्स हाउ मैनी टाइम्स अ कंपनीज इन्वेंट्री सोल्ड एंड रिप्लेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, यूजुअली अ ईयर. It shows how efficiently inventory is managed and how quickly goods are being sold. तो यहाँ पे फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6 लाख है, एवरेज इन्वेंट्री 120,000 है, तो इसका आंसर आया 5 टाइम्स। इसका मतलब ये है जो इन्वेंट्री है वो 5 टाइम्स सेल हो रही है और 5 टाइम रिप्लेस हुई है विद इन अ ईयर। अब हम यहाँ पे देखेंगे इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस। अगर इसका हाई रेशियो हुआ, हाई रेशियो आपको कैसे पता चलेगा हाई या लो रेशियो हो रहा है, आप कंपैरिजन कर सकते हो सेम इंडस्ट्री के साथ जो आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे, या आप क्या कर सकते हो कि आप प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन कर सकते हो, ताकि आपको पता हो कि आप जो प्रीवियस ईयर में आपका क्या रिज़ल्ट था, किस तरीके के आउटकम्स निकले, और जो करंट ईयर है उसमें आपका क्या रिज़ल्ट आ रहा है। तो अगर हाई रेशियो हुआ, कंपैरिजन आपने किया, तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी जो इन्वेंट्री है वो जल्दी सोल्ड हो रही है, और इसका मतलब ये है कि जो आपकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत एफिशिएंट है, स्टॉक मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग, सेल्स हो रही है। अगर लो रेशियो आता है इस कंपैरिजन, तो इसका मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट है वो ज़ाहिर है सही नहीं हो रही, डिमांड वीक हो रही है, ओवर स्टॉकिंग हो जाएगी। इस वजह से ज़ाहिर है जब सेल नहीं होगी तो क्या होगा कि आपके पास स्टॉक बहुत ज़्यादा होते जाएगा, और फिर वो ऑब्सोलीट भी हो जाएगी, आउटडेटेड हो जाएगी, और इन्वेंट्री मूव स्लोली हो जाएगी। दैट्स इट। सो दिस इज़ द फोर्थ रेशियो विच इज़ डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, जिसे आप DSO भी बोलते हो। अब देखो, डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग बेसिकली हमें ये बताता है कि अगर हम कंपनी क्रेडिट पे सेल करती है कस्टमर को, तो आपको कितने डेज लगते हैं अपने अकाउंट रिसीवेबल को रिसीव करने में, या आप कितने डेज लगते हैं कि आप अपना अकाउंट रिसीवेबल को मैनेज कर सको एफिशिएंटली। तो इसका फार्मूला है अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय सेल्स डिवाइडेड बाय 365। 365 डेज होते हैं पूरे ईयर में, तो आप इसीलिए यहाँ पे 365 लिखेंगे। अब मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हैं। अकाउंट रिसीवेबल 150,000 डिवाइडेड बाय सेल्स 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 365 इज़ इक्वल टू 60.83 डेज। अब देखो, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास हम क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं उसकी पेमेंट हम एवरेज सिलेक्ट करते हैं या कलेक्ट करते हैं 60 डेज़ में, 61 डेज़ में। अब देखो, जितने कम डेज़ होंगे एज़ कम्पेयर टू, अगर हम कंपैरिजन करें दूसरी इंडस्ट्रीज़ के साथ, जो हमारी सेम इंडस्ट्री होगी, हम उसके साथ कंपैरिजन करें या प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करें, अगर लोअर डेज़ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम जल्दी कलेक्शन कर रहे हैं, और अगर हायर डेज आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि स्लो कलेक्शन हो रही है और क्रेडिट रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है, वीकर क्रेडिट कंट्रोल हो जाता है। दैट्स इट। नेक्स्ट रेशियो इज़ टोटल एसेट्स टर्नओवर। टोटल एसेट्स टर्नओवर हमें ये शो करता है या ये बताता है कि हम अपने टोटल एसेट्स को यूज़ करते हुए कितना सेल्स या रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट मेजर्स हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी यूजेस इट्स टोटल एसेट्स टू जनरेट सेल्स रेवेन्यू. इट शोज़ हाउ मैनी रुपीज़ ऑफ सेल्स आर अर्न फॉर ईच रुपी इन्वेस्टेड इन एसेट्स। अगर यहाँ पे, अब हम यहाँ पे इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस देखते हैं। अगर हमारे पास हाई रेशियो आता है, हाई रेशियो आने का मतलब ये है कि हम एसेट को यूज़ करते हुए ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और अगर लो रेशियो आता है तो इसका मतलब कि हम एसेट्स को, हमारी जो कंपनी के एसेट्स हैं जो इन्वेस्ट किए हैं उसको हम सही से यूज़ नहीं कर रहे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए।
अब देखो हम किस तरीके से बताएंगे। हम हमेशा कंपैरिजन करेंगे प्रीवियस ईयर से, इंडस्ट्री के एवरेज से, या जो कॉम्पिटिटर्स होंगे उनके साथ हम कंपैरिजन करेंगे कि हमारे जो रेशियो हैं वो उनसे ज़्यादा हैं या कम है। तो इससे फिर हम इंडिकेट कर सकते हैं या आउटकम बता सकते हैं कि जो हमारे रेशियो हैं वो सही हैं या नहीं, या हमें इस पर और हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। दिस इज़ द रेशियो अबाउट फिक्स एसेट्स टर्नओवर। फिक्स एसेट टर्नओवर में हम बेसिकली क्या देख रहे होते हैं कि हमारे जो फिक्स एसेट्स हैं हम उसको यूज़ करते हुए कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। सही है। तो अब यहाँ पे हम डेफिनेशन देखते हैं। इट मेजर्स हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी यूजेस इट्स फिक्स एसेट लाइक बिल्डिंग्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट टू जनरेट सेल्स रेवेन्यू। इट टेल अस हाउ मेनी रुपीज़ ऑफ सेल्स आर अर्न फॉर एवरी रुपी इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट। अब देखो, अगर आपके पास नेट सेल्स गिवन ना होगी तो आप कैसे फिगर आउट करोगे? टोटल सेल्स को माइनस कर दोगे रिटर्न या डिस्काउंट से। फिर उसके बाद फिक्स एसेट आप कैसे निकालोगे? फिक्स एसेट में से आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे तो आपके पास फिक्स एसेट आ जाएगा। फिर आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपके पास फिक्स एसेट्स टर्नओवर आएगा। अब इंटरप्रिटेशन देखते हैं। अगर इसका हाई रेशियो आता है इसका मतलब कि आप अपने एसेट्स को या फिक्स एसेट्स को एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। और अगर लो रेशियो आता है तो इसका मतलब तो ये है कि आप अपने फिक्स एसेट्स को इनएफिशिएंटली यूज़ कर रहे हो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। और इससे क्या होगा कि आप, इसका मतलब ये है कि आप अंडर यूटिलाइज़ कर रहे हो। आपकी जो एसेट्स होंगे, फिक्स एसेट्स होंगे, वो आउटडेटेड होगा या ओवर इन्वेस्टेड आपने कर लिया है सेल्स पर। दिस इज़ द रेशियो अबाउट प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन हमें ये शो करता है कि हम नेट सेल्स से हमने कितना इनकम या प्रॉफिट जनरेट किया। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन है। इट शोज़ हाउ मच प्रॉफिट अ कंपनी मेक्स फ्रॉम एवरी रुपी ऑफ सेल्स आफ्टर पेइंग ऑल इट्स एक्सपेंसेस। इट मेजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉस्ट एफिशिएंसी ऑफ अ बिजनेस। मतलब कि जब हमारे पास हम सेल्स में से जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस करने के बाद हमारे पास जो नेट इनकम आती है, हमने उस नेट सेल्स से कितना इनकम या प्रॉफिट जनरेट किया। अब मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है कि 50,000 इनकम थी और नेट सेल 250,000 थी, तो उसका मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, 20% आ गया। इसका मतलब नेट सेल से 20% इनकम जनरेट हुआ। अब इसकी इंटरप्रिटेशन है कि अगर इसकी वैल्यू 15% से ग्रेटर देन आती है तो इसका मतलब ये बहुत अच्छी अर्निंग है प्रॉफिट के लिए। मैनेजिंग कॉस्ट वेल एंड अर्निंग स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट। अगर लेस देन 5% आती है, 15% आती है, तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे 20% भी होता है बेस्ट, और 15% भी होता है, 10% एवरेज होता है। So this is the ratio about operating profit margin. Operating profit margin basically हमें ये शो करता है कि हमने अपने कोर बिजनेस ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। अब जैसे कि जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो सेल्स लिखते हैं, उसमें से कॉस्ट माइनस करते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर हम माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस करते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में अब क्या क्या आ जाता है? रेंट, यूटिलिटी, सैलरीज, बिल्स और एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स कॉस्ट या एडवर्टाइजमेंट। फिर इसकी जो वैल्यू आती है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम इन सबको माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
या हम इसे बोल सकते हैं अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स, या इसे हम EBIT भी बोलते हैं। तो इससे आपने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। तो यहाँ पे फॉर इंस्टेंस 80,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट है EBIT, और नेट सेल 4 लाख है, मल्टीप्लाई किया 100 से तो 20% आया। इसका मतलब हमने यहाँ पे 20% अपने कोर बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट किया। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। इट शोज़ हाउ मच प्रॉफिट अ कंपनी मेक्स फ्रॉम इट्स कोर बिजनेस ऑपरेशंस बिफोर पेइंग इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। मतलब कि ये टैक्स और इंटरेस्ट पे करने से पहले की वैल्यू है। इट मेजर्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी, हाउ वेल अ कंपनी कंट्रोल इट्स प्रोडक्शन और ऑपरेशन कॉस्ट। अब यहाँ पे हम इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं कि बेसिकली अगर ज़्यादातर 15% भी हो तो वो बेस्ट होता है, 20% भी बेस्ट रहता है, और अगर 10% हो तो वो एवरेज कहलाता है। तो अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हो अपने प्रीवियस ईयर से या सेम इंडस्ट्री से, तो आप इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो। नेक्स्ट रेशियो है डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो हमें ये बताता है कि हर शेयर होल्डर इक्विटी पे कितना डेट है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट मीन्स हाउ मच डेट अ कंपनी यूजेस कंपेयर टू ऑनर्स फंड। अगर मैं टोटल डेट लूँ 3 लाख और डिवाइड कर दूँ शेयर होल्डर्स इक्विटी पे जिसकी वैल्यू है 150,000, तो इसका आंसर है 2:1। बेसिकली देखो हम यहाँ पे कंपैरिजन ही कर रहे हैं टोटल डेट और शेयर होल्डर्स इक्विटी का। अब 2:1 हमें क्या बताता है कि एवरी रुपीज़ ऑफ 1 इक्विटी पे कितना डेट है, 2 रुपीज़ का डेट है। अब जितना ज़्यादा हाई रेशो होगा इसका मतलब तो ये है कि जो डेट है वो हम डेट पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, और हमारा जो इक्विटी होगा वो हर डेट पे ज़्यादा पे करेगा। तो हाई रेशो अगर ग्रेटर देन 2 हुआ डेट टू इक्विटी रेशियो, तो फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा हो जाएगा और हैवी डेट लोड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर लेस देन 1 हुआ तो सेफर मोर इक्विटी फाइनेंस होगी। क्यों? क्योंकि अगर जो इसका मतलब यही है कि आप डेट पे ज़्यादा डिपेंड नहीं कर रहे। अब 1:1 हुआ तो इसका मतलब ये है कि आपने डेट भी इक्वल लिया हुआ, शेयर होल्डर्स इक्विटी भी आपका इक्वल लिया, मतलब दोनों की अमाउंट सेम है। तो ये बैलेंस कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, इसमें हम क्या देखते हैं, बेसिकली जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो नेट सेल्स लिखते हैं, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो हमें इसमें सिर्फ क्या बताना है कि हमने कितना % ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया है। तो अब यहाँ पे आप देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास 2 लाख है, नेट सेल 5 लाख है, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से तो 40% आया। इसका मतलब हमने 40% अर्न किया है। रिटर्न ऑन एसेट्स, जिसको ROA भी कहते हैं। अब ROA में हम क्या पढ़ते हैं या क्या एनालाइज कर सकते हैं कि हमने कंपनी को ये एसेट्स को यूज़ करते हुए कितना इनकम जनरेट किया। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट शोज़ हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी यूजेस इट्स टोटल एसेट टू जनरेट प्रॉफिट। अगर देखो हम जितना एसेट्स को एफिशिएंटली यूज़ करते हुए नेट इनकम अर्न करेंगे, जितना ज़्यादा अर्न करेंगे ये एक अच्छी यूटिलाइजेशन होगी, मतलब कि हम एसेट्स को एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं। और अगर ये रेट कम आता है, परसेंट कम आती है, इसका मतलब हम एसेट्स को सही से यूज़ नहीं कर रहे। फिर है रिटर्न ऑन कंपनी इक्विटी, जिसको ROE भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम शेयर होल्डर्स इक्विटी को कितना एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं कि उससे नेट इनकम जनरेट कर सकें, कि कितना नेट इनकम जनरेट कर रहे हैं इसको यूज़ करते हुए। अब इसका जितना ज़्यादा रेट आएगा हम उतना ही अच्छा पे करेंगे, या डिविडेंड इतना ही अच्छा दे सकेंगे शेयर होल्डर्स को। और जितना कम आएगा इसका मतलब ये है कि हम इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ इक्विटी कर रहे हैं, मतलब इनके शेयर होल्डर्स इक्विटी है उसको हम सही से यूज़ नहीं कर रहे। बेसिक अर्निंग पावर, अब बेसिक अर्निंग पावर में हम क्या देखते हैं कि हम एसेट्स को यूज़ करते हुए कितना EBIT जनरेट कर रहे हैं। EBIT का मतलब अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स, मतलब कि जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है हमारे पास
तो टैक्स पे करने से पहले हमने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है एसेट्स को यूज़ करते हुए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो में बेसिकली क्या देखते हैं कि हम अर्निंग पर शेयर पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो कितना पे कर सकते हैं। मतलब अगर हम एक 1 रुपी अर्न कर रहे हैं तो इस पे जो इन्वेस्टर होंगे वो कितना पे कर सकते हैं। तो इसका क्या फार्मूला होगा, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अब अज्यूम करते हैं कि मार्केट प्राइस पर शेयर है 100 रुपीज़ और अर्निंग पर शेयर है 10 रुपीज़। इसका मतलब 10 आंसर। इसका मतलब ये है कि अर्निंग हर 1 रुपी ऑफ शेयर पे, अर्निंग पर शेयर पे 10 रुपीज़ पे कर सकता है इन्वेस्टर। नेक्स्ट देखते हैं अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब ये है कि आप हर शेयर पे कितना अर्न कर रहे हो। तो इसमें क्या होगा, नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो आंसर होगा 5 रुपीज़। इसका मतलब आप हर शेयर पे 5 रुपीज़ अर्न कर रहे हो। टाइम इंटरेस्ट अर्न। टाइम इंटरेस्ट अर्न का मतलब ये होता है कि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को यूज़ करते हुए या EBIT को यूज़ करते हुए, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स को यूज़ करते हुए कितने टाइम इंटरेस्ट पे कर सकते हो। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट शोज़ अ कंपनीज एबिलिटी टू पे इट्स इंटरेस्ट एक्सपेंस फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फार्मूला है EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब यहाँ पे आंसर आ रहा है 5 टाइम्स। इसका मतलब आप पूरे ईयर में 5 टाइम्स इसको पे कर सकते हो। अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 टाइम्स आंसर है तो यह हाई टाइम इंटरेस्ट अर्न है। अगर लो है, लेस देन 2 है, तो ये लो होता है। और अगर इस इक्वल टू 1 हो गया, मतलब कि EBIT और इंटरेस्ट एक्सपेंस दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब यही है कि आप अर्निंग और इंटरेस्ट एक्सपेंस दोनों इक्वली अर्न कर दो। मतलब पे भी उतना ही करोगे, जितना अर्न कर दो उतना ही पे कर दोगे। डेट्स इट। रेशियो है डेट टू एसेट रेशियो। डेट टू एसेट रेशियो को अंडरस्टैंड करने के लिए आप सबसे पहले ये देखो कि जब हम कंपनी में एसेट लाते हैं, एसेट लाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, ऑनर्स इक्विटी। मतलब जो ऑनर्स इन्वेस्टमेंट करेगा उसके पैसों से हम एसेट लेकर आएंगे। और इसके अलावा लाइबिलिटी होती है कि अगर हमारे पास पैसे कम पड़ गए तो फिर हम लाइबिलिटी से एसेट लेकर आते हैं। तो बेसिकली हमें डेट टू एसेट रेशियो में क्या बताना होता है कि एसेट का कितना पोर्शन हमने लाइबिलिटी से परचेज़ किया। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखो, टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। डेट की वैल्यू लिखी है 3 लाख और एसेट की वैल्यू 6 लाख। इसका आंसर है 50%, या डेसिमल में लिखेंगे तो 0.5%। इसका मतलब एसेट का जो 50% था वो हमने लाइबिलिटी से परचेज़ किया। अगर इसका हाई रेशो हुआ, सही है, अगर इसका हाई रेशो हुआ तो इसका मतलब ये है कि हमने लाइबिलिटी से ज़्यादा परचेज़ किया होगा, लाइबिलिटी पे ज़्यादा डिपेंड करता है। और अगर लो रेशियो है तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि सेफ़र पोजीशन रहेगी। अगर ज़ाहिर है हमने अगर लाइबिलिटी से परचेज़ नहीं किया तो हम ऑनर्स इक्विटी से हमने परचेज़ किया हुआ होगा और हमें पेमेंट भी नहीं करनी पड़ेगी। इक्विटी रेशियो। अब जिस तरीके से हमने डेट टू एसेट रेशियो की बात की कि लाइबिलिटी का, एसेट का कितना पोर्शन है जिससे हम लाइबिलिटी से परचेज़ कर रहे हैं, इसी तरीके से इक्विटी रेशियो में हम क्या बताएंगे कि एसेट का कितना पोर्शन हमने ऑनर्स इक्विटी से परचेज़ किया। तो इसका क्या फॉर्मूला है, टोटल इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। वैल्यू आप लिखोगे 4 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख, 50% इसका आंसर। तो इसका मतलब ये है कि एसेट का जो 50% था वो हमने ऑनर्स इक्विटी से परचेज़ किया। अब ऑनर्स इक्विटी अगर इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी या जितना परसेंट इसका ज़्यादा होगा वो एक अच्छी वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि अब ऑनर्स इक्विटी से आप जितना परचेज़ करोगे एसेट, आपको फ्यूचर में लाइबिलिटी तो पे नहीं करनी पड़ेगी, सही है। तो इसीलिए हाई इक्विटी होगी तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन, लो रिस्क होगा और लो इक्विटी रेशो होगा। लो इक्विटी रेशो का तो मतलब यही है कि अगर लो इक्विटी रेशो है तो लाइबिलिटी की परसेंट ज़्यादा होगी। इसका मतलब हमने लाइबिलिटी से ज़्यादा ख़रीदा है तो मोर रिलायंस और डेट हो जाएगा और हायर रिस्क होगा।